हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की महान सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का दूसरा हिस्सा अ क्लैश ऑफ किंग्स हमें और गहराई तक खींच ले जाता है। पिछले एपिसोड 6 में हम उत्तरी बर्फीली दीवार के उस पार पहुंचे थे, जहां जॉन स्नो और नाइट्स वॉच के सवार जंगल की गहराइयों में अनजाने खतरों की खोज पर निकले थे। वहां का सन्नाटा, बर्फ से ढकी धरती और हर छाया में छुपा अंधकार, ये सब हमें याद दिलाता है कि दीवार के उस पार सिर्फ जंगली ही नहीं बल्कि कहीं ज्यादा भयावह चीजें भी छुपी हो सकती हैं। जॉन के लिए ये सफर सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि उसकी हिम्मत और वफादारी की असली परीक्षा बनने वाला है। लेकिन अब कहानी का रुख बदलता है। एपिसोड 7 हमें वापस ले जाता है रिवरलैंड्स में, जहां कैटलिन स्टार्क अपने दिल में दर्द और माथे पर चिंता की लकीरों के साथ अपने चाचा ब्रिंडन ब्लैकफिश के साथ खड़ी है। यहां तलवारों की खनक से पहले राजनीति और साजिशों का जाल बुना जा रहा है। हर नई खबर एक तूफान की आहट है, और हर फैसला पूरे उत्तर और रॉब स्टार्क की किस्मत को बदल सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। शुरू करते हैं अ क्लैश ऑफ किंग्स एपिसोड 7 कैटलिन। रिवररन के ग्रेट हॉल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर पत्थर की जमीन पर बिखर रही थी। कैटलिन स्टार्क की नजर अपने बेटे पर टिकी थी। उसका बेटा, उसका राजा रॉब स्टार्क। उसके सिर पर वह मुकुट था जो अभी अभी भट्टी से निकला था। वह मुकुट प्राचीन राजाओं का गौरव। 300 साल पहले हाउस स्टार्क के आखिरी किंग इन द नॉर्थ, टॉरहन स्टार्क ने घुटने टेककर एगॉन द कॉन्करर को सौंप दिया था। उस समय के बाद से किसी ने उस मुकुट को नहीं देखा। कोई नहीं जानता एगॉन ने उसका क्या किया। लेकिन आज रिवररन के स्मिथ ने वैसा ही मुकुट गढ़ा था। कांसे और लोहे का बना एक खुला गोलाकार, जिस पर फर्स्ट मेन के प्राचीन रूम उकेरे गए थे। ऊपर 9 काले लोहे की तलवारों जैसे नुकीले स्पाइक निकले थे। सोना, चांदी या रत्न, कुछ नहीं, क्योंकि सर्दियों के राजा के लिए केवल 2 धातुएं मायने रखती थीं, कांसा और लोहा। ठंड और अंधेरे से लड़ने के लिए मजबूत और सख्त। कैटलिन देख रही थी, रॉब बार बार मुकुट को छेड़ रहा था। कभी पीछे सरकाता, कभी आगे खींचता, कभी हल्का घुमाता, मानो वह अपने सिर पर इसे टिकाने की जगह खोज रहा हो। उसने सोचा, मुकुट पहनना आसान नहीं होता, खासकर 15 बरस के एक लड़के के लिए। दरवाजे खुले, कैदी को अंदर लाया गया। रॉब ने तुरंत कहा, मेरी तलवार। ओलिवर फ्रे आगे बढ़ा, तलवार की मूठ उसकी ओर की। रॉब ने तलवार खींची और उसे घुटनों पर रख लिया। साफ साफ एक चेतावनी। सर रॉबिन राइगर ने ऐलान किया, महाराज, वह आदमी आ गया है जिसे आपने बुलाया था। राजा के सामने घुटने टेक लैनिस्टर थियोन ग्रेजॉय ने चिल्लाकर कहा। कैदी को जबरन घुटनों पर झुका दिया गया। कैटलिन ने उसे देखा। यह लैनिस्टर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। यह था सर क्लियोस फ्रे। उसकी मां थी लेडी जेना, लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर की बहन। लेकिन लैनिस्टर की मशहूर सुंदरता उसमें जरा भी नहीं थी। न सुनहरे बाल, न हरी आंखें। उसमें तो अपने पिता एमन फ्रे की झलक थी। दुबला पतला चेहरा, कमजोर ठुड्डी, फीके भूरे बाल, पानी जैसी आंखें। उठो सर क्लियोस। रॉब की आवाज उतनी ठंडी नहीं थी जितनी उसके पिता नेड स्टार्क की होती, पर उसमें अब बचपना भी नहीं था। युद्ध ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। लेकिन क्लियोस तलवार से नहीं डर रहा था। उसकी आंखें बार बार एक ही ओर घूमती, उस जानवर की तरफ। ग्रे विंड, रॉब का डायर वुल्फ। धुएं सा काला, लंबा और दुबला, पर उतना ही भयानक।
उसकी आंखें जैसे पिघला हुआ सोना। भेड़िया आगे बढ़ा, कैदी की गंध सूंघी। उस पल पूरे हॉल में खड़े हर इंसान ने डर की गंध महसूस की, क्योंकि सबको याद था विस्परिंग वुड की लड़ाई में ग्रे विंड ने आधा दर्जन आदमियों के गले फाड़ डाले थे। क्लियोस हड़बड़ाकर पीछे हट गया। दर्शक हंस पड़े। धन्यवाद मेरे लॉर्ड। महाराज, ग्रेट जॉन अंबर ने गरजकर टोका। सबसे ऊंची आवाज उसी की थी और सबसे वफादार भी वही पहला आदमी था जिसने रॉब को किंग इन द नॉर्थ घोषित किया था। क्लियोस तुरंत सुधर गया। महाराज, क्षमा चाहता हूं। कैटलिन ने सोचा, यह बहादुर आदमी नहीं है। लैनिस्टर से ज्यादा फ्रे है यह। काश यहां जैमी लैनिस्टर होता। उसके होंठों से तो महाराज शब्द निकलवाना आसान नहीं होता। रॉब ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे सेल से बुलाया है ताकि तुम मेरा संदेश अपनी बहन क्वीन रीजेंट सर्सी तक ले जाओ। तुम शांति का झंडा लेकर जाओगे। मेरे 30 बेहतरीन आदमी तुम्हारे साथ होंगे। क्लियोस के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। मुझे खुशी होगी महाराज, आपका संदेश रानी तक पहुंचाने में। समझ लो, रॉब की आवाज गहरी हो गई, मैं तुम्हें आजादी नहीं दे रहा हूं। तुम्हारे दादा वॉल्डर फ्रे ने मेरा साथ देने की कसम खाई थी। तुम्हारे कई चचेरे भाई बंधु मेरे साथ लड़ाई में शामिल हुए थे, लेकिन तुमने सिंह के झंडे के नीचे तलवार उठाई। इसका मतलब तुम फ्रे नहीं, लैनिस्टर हो। इसलिए मैं तुम्हारी शपथ चाहता हूं, एक शूरवीर की शपथ, कि मेरा संदेश पहुंचाने के बाद तुम लौटोगे और फिर से बंदी बनोगे। क्लियोस ने तुरंत कहा, मैं शपथ लेता हूं। एडम्योर टली ने चेताया, इस हॉल का हर आदमी तुम्हारी शपथ सुन रहा है। अगर तुम वापस न लौटे तो सारी दुनिया तुम्हें झूठा कहेगी। क्लियोस तनकर बोला, मैं वैसा ही करूंगा जैसा वादा किया है। संदेश क्या है? रॉब खड़ा हुआ। उसकी तलवार हाथ में थी और ग्रे विंड उसके पास आ गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। रानी सर्सी से कहो, अगर वह मेरी शर्तें मान लेती है तो मैं अपनी तलवार म्यान में डाल दूंगा और यह युद्ध यहीं खत्म हो जाएगा। कैटलिन ने हॉल के पीछे देखा। लॉर्ड रिकर्ड कारस्टार्क गुस्से में पहरेदारों को धक्का देकर बाहर निकल गए, मगर किसी और ने हरकत नहीं की। रॉब ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। ओलिवर, कागज लाओ। उसने तलवार अपने स्क्वायर को थमाई। ओलिवर ने लपककर उसे लिया और फिर एक मुड़ा हुआ पर्चा राजा के हाथ में थमा दिया। रॉब ने धीरे धीरे पर्चा खोला। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पहला, रानी मेरी बहनों को तुरंत रिहा करेगी और उन्हें किंग्स लैंडिंग से व्हाइट हार्बर तक समुद्री जहाज से सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। यह बात साफ हो कि सांसा की सगाई जॉफरी बाराथियन से अब खत्म हो चुकी है। जब मेरे कास्टेलन से मुझे यह संदेश मिलेगा कि मेरी बहनें सुरक्षित विंटरफेल लौट आई हैं, तभी मैं रानी के चचेरे भाइयों को छोड़ूंगा, स्क्वायर विलेम लैनिस्टर और तुम्हारा भाई टायन फ्रे। मैं उन्हें कैस्टरली रॉक या जहां भी रानी चाहें सुरक्षित पहुंचवाऊंगा। कैटलिन स्टार्क की नजर हर चेहरे पर दौड़ी, हर माथे की शिकन, हर कसते हुए होंठ। काश वह पढ़ पाती कि किसके मन में क्या चल रहा है। रॉब ने आगे कहा, दूसरा, मेरे पिता की हड्डियां हमें लौटाई जाए ताकि वे अपने भाई और बहन के साथ विंटरफेल की कब्रगाहों में विश्राम कर सकें, जैसा कि वे स्वयं चाहते थे। उनके साथ मरे हुए उनके अंगरक्षकों के शव भी लौटाए जाए। कैटलिन का दिल कसक उठा। जिंदा आदमी दक्षिण गए थे और अब सिर्फ ठंडी हड्डियां लौटेंगी। उसे नेड की बात याद आई, मेरा स्थान विंटरफेल में है। लेकिन उसने ही तो कहा था, तुम्हें किंग रॉबर्ट का हैंड बनना होगा, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए। उसकी आंखें भर आईं। यह मेरी ही जिद थी।
मेरा ही किया हुआ। रॉब की आवाज फिर गूंजी। तीसरा, मेरे पिता की महान तलवार आइस यहां रिवरन में मेरे हाथ में सौंपी जाएगी। कैटलिन ने देखा, उसका भाई सर एडम्योटली तलवार की पेटी पर दोनों अंगूठे अटकाए खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। रॉब ने बिना रुके कहा, चौथा, रानी अपने पिता लॉर्ड टाइविन को आदेश देगी कि ग्रीन फोर्क की लड़ाई में मेरे जो बैनरमैन और शूवीर कैद किए गए उन्हें छोड़ा जाए। बदले में मैं भी अपने कैदियों को छोड़ दूंगा जिन्हें विस्परिंग वुड और बैटल ऑफ द कैंप्स में पकड़ा गया था। लेकिन जैमी लैनिस्टर को मैं रखूंगा अपने बंधक के रूप में, ताकि उसके पिता सही रास्ते पर रहें। थियोम ग्रेजॉय हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। कैटलिन ने उसे देखा। यह मुस्कान क्यों? जैसे कोई गुप्त मजाक जानता हो जो किसी और को नहीं पता। वह कभी भी थियोन की इस आदत को पसंद नहीं करती थी। रॉब ने गहरी सांस लेकर पांचवी शर्त रखी। आखिर में किंग जॉफरी और क्वीन रीजेंट सर्सी को उत्तर पर अपना हर दावा छोड़ना होगा। आज से हम उनके राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे। हम फिर से एक स्वतंत्र राज्य होंगे, जैसा कि पुराने समय में था। हमारी सीमा नेक के उत्तर की सारी स्टार्क भूमि होगी। इसके साथ ही रिवर ट्राइडेंट और उसकी सहायक नदियों का पूरा क्षेत्र, पश्चिम में गोल्डन टूथ से लेकर पूरब में माउंटेन्स ऑफ द मून तक, सब हमारे राज्य का हिस्सा होगा। द किंग इन द नॉर्थ। ग्रेट जॉन अंबर की गड़गड़ाती आवाज हॉल में गूंज उठी। उसकी हथेली हवा में ऐसे उठी मानो कोई युद्ध की हुंकार भर रहा हो। स्टार्क, स्टार्क, द किंग इन द नॉर्थ। हॉल में शोर गूंजने लगा। रॉब ने पर्चा फिर से लपेटा और कहा, मास्टर वाइमैन ने नक्शा तैयार किया है। उस पर हमारी सीमाएं बनी हैं। तुम्हें उसकी एक प्रति दी जाएगी, जिसे रानी को देना। लॉर्ड टाइविन को इन सीमाओं के पार लौटना होगा और उसकी लूटपाट, आगजनी और विनाश तुरंत बंद होने चाहिए। क्वीन रीजेंट और उसका बेटा हमारे लोगों से कोई टैक्स, आय या सेवा की मांग नहीं करेंगे। मेरे सभी लॉर्ड्स और शूरवीर आयरन थ्रोन, बाराथियन और लैनिस्टर परिवारों से की गई अपनी निष्ठा की शपथ से मुक्त होंगे। और इसके साथ ही लैनिस्टर परिवार हमें 10 उच्च कुलीन बंधक देगा। इन बंधकों का चुनाव दोनों पक्षों की सहमति से होगा। उन्हें मैं उनके दर्जे के अनुसार सम्मान दूंगा और जब तक यह संधि निभाई जाएगी, हर साल 2 बंधकों को रिहा कर दूंगा, सुरक्षित उनके परिवारों के पास। रॉब ने पर्चा जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखें जल उठीं। ये हैं मेरी शर्तें। अगर वह मानती है तो मैं उसे शांति दूंगा, अगर नहीं। उसने हल्की सी सीटी बजाई। ग्रे विंड दांत निपोरते हुए आगे बढ़ा, गुर्राता हुआ। तो उसे एक और विस्परिंग वुड मिलेगा। स्टार्क। ग्रेट जॉन की दहाड़ गूंजी। स्टार्क, स्टार्क, द किंग इन द नॉर्थ। पूरे हॉल की आवाजें उसमें शामिल हो गईं। डायरवुल्फ ने आसमान की ओर सिर उठाकर लंबी हुआकार भरी। सर क्लियोस का चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया था मानो खट्टा दूध हो। उसके होंठ कांपते हुए बोले, रानी, रानी आपकी बात सुनेगी महाराज। सभा मंडप की गंभीरता धीरे धीरे थमती गई। अच्छा, रॉब ने गहरी आवाज में कहा। सर रॉबिन, ध्यान रखना कि कैदी को अच्छा भोजन और साफ कपड़े मिले। सुबह की पहली रोशनी के साथ उसे घोड़े पर निकलना है। जैसा आप आदेश दें, महाराज। सर रॉबिन राइगर ने तुरंत झुककर उत्तर दिया। तो फिर बात यहीं खत्म। सभागार में मौजूद सभी नाइट्स और लॉर्ड्स ने घुटनों पर झुककर आदर प्रकट किया। रॉब मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके पीछे पीछे ग्रे विंड खामोशी से चलता रहा। ओलिवर फ्रे फुर्ती से आगे बढ़कर भारी दरवाजा खोलने लगा। कैटलिन भी बाहर निकली, उसके साथ उसका भाई एडम्यूर। गैलरी में पहुंचते ही
कैटलिन ने धीमे स्वर में कहा, तुमने अच्छा किया बेटे, लेकिन वो भेड़िए वाला मजाक वो राजा के लिए नहीं, एक लड़के के लिए ज्यादा शोभा देता है। रॉब हंसा और ग्रे विंड के कानों के पीछे खुजाने लगा। क्या आपने उसके चेहरे पर देखा मां? उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। कैटलिन ने कठोर स्वर में कहा, मैंने जो देखा वो ये था कि लॉर्ड कारस्टार्क हॉल से बाहर निकल रहे थे। मैंने भी देखा। रॉब ने अपने सिर से मुकुट उतारा, दोनों हाथों से पकड़कर ओलिवर को पकड़ा दिया। इसे मेरे कक्ष में वापस ले जाओ अभी, महाराज। ओलिवर तेजी से निकल गया। एडम्यूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि और लोग भी कारस्टार्क की तरह सोच रहे होंगे। कैसे हम शांति की बात कर सकते हैं जब लैनिस्टर हमारे पिता की जमीनों में बीमारी की तरह फैलते जा रहे हैं, उनकी फसलें लूट रहे हैं, हमारे लोगों का कत्ल कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, हमें हेरनहाल की ओर कूच करना चाहिए। रॉब की आवाज भारी हो गई। हमारे पास ताकत नहीं है। लेकिन एडम्यूर पीछे हटने वाला नहीं था। क्या ताकत यहीं बैठे बैठे बढ़ेगी? हमारी सेना हर दिन घट रही है, कैटलिन ने तीखे स्वर में टोका। और उसका कारण कौन है भाई? सच तो यह था कि एडम्यूर की जिद पर ही रॉब ने रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स को अपनी अपनी जमीन की रक्षा के लिए जाने की इजाजत दी थी। पहले सर मार्क पाइपर और लॉर्ड कैरल वांस चले गए। उसके बाद लॉर्ड जोनोस ब्रैकन, जिन्होंने कसम खाई थी कि वे अपने जले हुए किले को वापस लेंगे और अपने मृतकों को दफनाएंगे। अब लॉर्ड जेसन मेलिस्टर भी कह चुका था कि वो सीगार्ड लौटेगा, जो अब तक लड़ाई से बचा हुआ था। एडम्यूर ने दृढ़ता से कहा, आप मेरे रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, जबकि उनकी जमीनें जल रही हैं और उनके लोग मर रहे हैं। लेकिन कारस्टार्क तो नॉर्थ का है। अगर वो हमें छोड़कर चला गया तो ये बहुत बुरा होगा। रॉब ने गहरी सांस ली। मैं उससे बात करूंगा। उसने अपने 2 बेटे विस्परिंग वुड में खो दिए। कौन उसे दोष दे सकता है अगर वो शांति नहीं चाहता? अपने बेटों के हत्यारों से, मेरे पिता के हत्यारों से। कैटलिन की आवाज भावुक लेकिन दृढ़ थी। और खून बहाने से न तुम्हारे पिता वापस आएंगे, न ही लॉर्ड रिकर्ड के बेटे। प्रस्ताव रखना जरूरी था। हाँ, हो सकता है कोई समझदार राजा इससे अच्छे शर्तें रखता। रॉब ने हठी स्वर में कहा, थोड़ी और अच्छी शर्तें और मैं खुद उल्टी कर देता। उसकी दाढ़ी अब उसके बालों से भी ज्यादा लाल हो रही थी। उसे लगता था कि ये उसे और गंभीर, शाही और परिपक्व दिखाती है। लेकिन कैटलिन जानती थी, वो अब भी सिर्फ 15 साल का एक लड़का है, जिसकी रगों में उसी तरह की बदले की आग दौड़ रही थी जैसे रिकर्ड कारस्टार्क के सीने में। उसे ये आधा अधूरा प्रस्ताव देने के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। कैटलिन ने शांत स्वर में कहा, सर्सी लैनिस्टर कभी भी तुम्हारी बहनों को सिर्फ 2 मामूली कजिन्स के बदले में नहीं छोड़ेगी। उसे तो अपने भाई की चाहत है, ये तुम भी जानते हो। वो पहले भी ये बात कह चुकी थी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था, राजा बेटे जितना ध्यान नहीं देते जितना बेटे देते हैं। रॉब ने सिर झुकाकर कहा, मैं किंग्सलेयर को रिहा नहीं कर सकता। चाहे मैं चाहूं भी, मेरे लॉर्ड्स कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। कैटलिन की आंखों में गहराई उतर आई। तुम्हारे लॉर्ड्स ने ही तुम्हें राजा बनाया है। रॉब की नजरें ठंडी हो गईं। और उतनी ही आसानी से वो मुझे राजा बनाकर गिरा भी सकते हैं। कैटलिन की आवाज ठंडी और कड़ी हो गई। अगर तुम्हारे मुकुट की कीमत हमें आर्या और सांसा की सलामती में चुकानी पड़े, तो हमें वो सौदा खुशी खुशी मान लेना चाहिए। तुम्हारे आधे लॉर्ड्स तो लैनिस्टर को उसकी कोठरी में ही मार डालना चाहते हैं। अगर वो तुम्हारी कैद में मर गया, तो लोग यही कहेंगे। रॉब ने बीच में ही शब्द काट दिए, होठों पर एक कठोर व्यंग्य के साथ। कहेंगे कि उसने अपनी मौत सही ही पाई।
कैटलिन की आंखें तेज हो गईं। और तुम्हारी बहनें? उसने तीखे स्वर में कहा। क्या वो भी अपने सिर पर मौत की हकदार होंगी? मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूं, अगर उसके भाई को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो सरसी हमें खून के बदले खून से चुकाएगी। रॉब की आवाज ठंडी और स्थिर थी। लैनिस्टर नहीं मरेगा। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता बिना मेरी इजाजत के। उसे खाना मिलता है, पानी मिलता है, साफ बिछौना, उससे कहीं ज्यादा आराम जितना वो डिजर्व करता है। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहां तक कि आर्या और सांसा के लिए भी नहीं। कैटलिन को अचानक एहसास हुआ, उसका बेटा अब उसे नीचे देखकर बात कर रहा है। ये तेजी से हुई बढ़त युद्ध की थी या उस मुकुट का भार जो उसके सिर पर रखा गया था? उसने कठोर स्वर में पूछा, क्या सच्चाई ये है कि तुम जेमी लैनिस्टर को फिर से मैदान जंग में देखने से डरते हो? ग्रे विंड गरजा, जैसे उसे अपने स्वामी का क्रोध महसूस हो गया हो। एडम्यूर ने धीरे से कैटलिन के कंधे पर हाथ रखा। कैट, बस करो। लड़का सही कह रहा है। रॉब का गुस्सा अचानक भड़क उठा। मुझे लड़का मत कहो, वह अपने चाचा की ओर घूमकर गरजा। मैं अब पूरा आदमी हूं और एक राजा, तुम्हारा राजा, सर। और मैं जेमी लैनिस्टर से नहीं डरता। मैंने उसे एक बार हराया है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हरा दूंगा। लेकिन उसने अपने चेहरे पर गिरे बालों को पीछे हटाया और सिर झटक दिया। मैं शायद किंग्सलेयर को पिता के बदले छुड़ा सकता था, लेकिन कैटलिन की आवाज बर्फ जैसी हो गई। लेकिन लड़कियों के बदले नहीं, है ना? लड़कियां इतनी कीमती नहीं होती, है ना? रॉब चुप रहा। उसकी नीली आंखों में चोट साफ झलक रही थी। वही आंखें जो टली घराने की पहचान थी, वही आंखें जो कैटलिन ने उसे दी थी। उसने अपने ही बेटे को घायल कर दिया था और वो बहुत हद तक अपने पिता का बेटा था, जिस चोट को भी छुपाना जानता था। उसने अपने दिल में फुसफुसाया, ये मुझसे गलत हुआ। हे देवताओं, मैं क्या बनती जा रही हूं? मैंने अपना नेड खो दिया, वो चट्टान जिस पर मेरी जिंदगी टिकी थी। मैं अपनी बेटियों को भी खो दूं, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। रॉब ने भारी आवाज में कहा, मैं अपनी बहनों के लिए सब कुछ करूंगा। अगर रानी में जरा भी समझ है तो वो मेरे शर्तें मान लेगी। अगर नहीं तो मैं उसे उस दिन पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा जिस दिन उसने मेरा इनकार किया। उसकी आंखों में अब और बहस की जगह नहीं बची थी। मां, क्या आप पक्का सोचती हैं कि आप ट्विंस नहीं जाना चाहती? वहां आप युद्ध से दूर होंगी और आप लॉर्ड फ्रे की बेटियों से मिल भी पाएंगी, ताकि युद्ध खत्म होने पर मैं अपनी दुल्हन चुन सकूं। कैटलिन के मन में एक थकान भरा विचार उठा, वो चाहता है कि मैं चली जाऊं। शायद राजाओं के पास माएँ नहीं होती, और मैं वही कहती हूं जो वो सुनना नहीं चाहता। उसने शांत स्वर में कहा, रॉब, तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि खुद तय कर सको कि लॉर्ड वाल्डर की बेटियों में से कौन तुम्हें पसंद है। तुम्हें अपनी मां की मदद की जरूरत नहीं। रॉब ने कहा, तो फिर थिन के साथ ही चली जाओ। वो कल निकल रहा है। मेलिस्टर कैदियों को सीगार्ड तक ले जाएगा और वहां से वो जहाज पर चढ़कर आयरन आइलैंड्स जाएगा। तुम भी एक जहाज पकड़ सकती हो और 1 महीने में विंटरफेल लौट सकती हो, अगर हवाएं साथ दें। ब्रैन और रिकॉन को तुम्हारी जरूरत है। कैटलिन के दिल में एक चुभन हुई, और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, यही कहना चाहते हो ना? उसने सख्ती से कहा, मेरे पिता के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब तक वो जिंदा हैं, मेरी जगह उन्हीं के पास है, रिवर्न में। रॉब ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें जाने का आदेश दे सकता हूं। एक राजा के नाते मैं ये कर सकता हूं। कैटलिन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैं फिर कहती हूं, किसी और को पाइक भेजो। थिन को अपने पास रखो।
रॉब ने उसकी आंखों से बचते हुए ग्रे विंड के बालों में हाथ फिराना शुरू किया। थिन ने हमारे लिए बहादुरी से लड़ाई की है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कैसे उसने ब्रैन को उन वाइल्डलिंग्स से बचाया था वुल्फ सवुड में? अगर लैनिस्टर शांति नहीं मानते तो मुझे लॉर्ड ग्रेजॉय के जहाजों की जरूरत होगी। कैटलिन की आवाज दृढ़ और चेतावनी भरी थी। तुम्हें वो जहाज ज्यादा जल्दी मिलेंगे अगर तुम उसके बेटे को यहीं बंधक रखो। वो आधी जिंदगी से बंधक ही तो है, रॉब ने जवाब दिया। कैटलिन ने तीखे स्वर में कहा, और वो भी अच्छे कारण से। बैलन ग्रेजॉय कोई भरोसे लायक आदमी नहीं है। वो खुद भी मुकुट पहन चुका है, भले ही थोड़े वक्त के लिए। और ये मत भूलो, वो दोबारा मुकुट पहनने की ख्वाहिश कर सकता है। रॉब उठ खड़ा हुआ। तो मैं उसे उसमें अड़चन नहीं डालूंगा। अगर मैं नॉर्थ का राजा हूं तो उसे आयरन आइलैंड्स का राजा बनने दो। मैं खुशी से उसे मुकुट दूंगा, बस तब तक जब तक वो हमारी मदद करे लैनिस्टर को गिराने में। रॉब, कैटलिन ने आवाज दी। लेकिन रॉब ने साफ कह दिया, मैं थिन को भेज रहा हूं। अब बस। अच्छा दिन हो, मां। ग्रे विंड, चलो। वो तेज कदमों से चला गया, उसके पीछे पीछे उसका भेड़िया। कैटलिन बस उसे देखती रह गई, उसका बेटा और अब उसका राजा। कितना अजीब लगता था ये सोचना। मोएट कैलिन में उसने उसे कहा था, आदेश दो, और अब वो सचमुच आदेश दे रहा था। उसने अचानक कहा, मैं पिता से मिलने जा रही हूं। मेरे साथ चलो, एडम्यूर। एडम्यूर ने सिर हिलाया। मुझे पहले उन नए धनुर्धारियों से बात करनी है जिन्हें सर डेसमंड सिखा रहे हैं। मैं बाद में मिल लूंगा। कैटलिन ने मन ही मन सोचा, अगर तब तक वो जिंदा रहे तो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका भाई किसी भी युद्ध का सामना कर लेता, मगर उस बीमार कक्ष का सामना नहीं कर पाता। किले के बीच वाले हिस्से तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता गॉड्सवुड से होकर जाता था, जहां घास, जंगली फूल और गाढ़े झुंड में खड़े एल्म और रेडवुड के पेड़ थे। शाखाओं पर अब भी अनगिनत पत्ते थे, मानो उन्हें उस सफेद कोय की खबर ही न हो जो 2 हफ्ते पहले रिवर्न पहुंचा था। काउंसिल ने शरद ऋतु के आगमन का ऐलान कर दिया था, लेकिन देवताओं ने अब तक न हवाओं को ये बताया था न जंगलों को। कैटलिन ने मन ही मन प्रार्थना की, धन्यवाद कि ऐसा है। शरद हमेशा डरावना होता है, क्योंकि उसके पीछे पीछे सर्दी का साया मंडराता है, और कोई नहीं जानता कि अगली फसल आखिरी साबित होगी या नहीं। रिवरन के लॉर्ड होस्टरटली अपने सोलर में बिस्तर पर पड़े थे। उनके कमरे की खिड़की से पूरब का नजारा दिखता था, जहां किले की दीवारों के बाहर टम्बलस्टोन और रेड फोर्क नदियां आपस में मिलती थी। जब कैटलिन अंदर आई तो उनके पिता नींद में थे। उनके बाल और दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद हो चुके थे, और जो शरीर कभी भारी भरकम हुआ करता था, अब मौत की आगोश में धीरे धीरे सिमटकर कमजोर और नाजुक हो गया था। बिस्तर के पास अब भी अपनी जंग लगी चेनमेल और सफर की धूल से भरी चादर ओढ़े बैठे थे उनके पिता के भाई ब्लैकफिश, सर ब्रिंडन टली। उनके जूते धूल से ढके थे और सूखे कीचड़ के धब्बों से सने हुए। कैटलिन ने धीरे से कहा, क्या रॉब को पता है कि आप लौट आए हैं, अंकल? सर ब्रिंडन, जो रॉब की आंख और कान थे और उसके स्काउट्स व आउटराइडर्स के कमांडर भी, ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अस्तबल से सीधे यहां आ गया। सुना कि राजा दरबार में बैठा है। मैंने सोचा पहले उसे अकेले में अपनी खबरें सुनाऊं। वह यही चाहेगा। ब्रिंडन ऊंचे कद के थे, दुबले पतले, बालों में सफेदी और हर हरकत में सटीकता। उनकी साफ मुंडा चेहरा हवा और धूप से झुलस चुका था। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, वह कैसे हैं? कैटलिन जानती थी वह रॉब की बात नहीं कर रहे। उसने धीमे स्वर में कहा, ज्यादा फर्क नहीं है। मेस्टर उसे ड्रीम वाइन और मिल्क ऑफ द पॉपी देते हैं,
ताकि दर्द में चैन से सो सके, मगर वो ज्यादातर समय सोते ही रहते हैं और खाना भी बहुत कम खाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ और भी कमजोर होते जा रहे हैं। ब्रिंडन की आंखें और गहरी हो गईं। क्या वो बोलते हैं? कैटलिन ने सांस छोड़ी। हाँ, मगर अब उनके शब्दों में मायने कम होते जा रहे हैं। वो पछतावों की बातें करते हैं, अधूरे कामों की, उन लोगों की जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन वक्तों की जो बीत चुके हैं। कभी कभी उन्हें याद ही नहीं रहता कि कौन सा मौसम है या मैं कौन हूं। एक बार तो उन्होंने मुझे मां के नाम से पुकारा। ब्रिंडन की आवाज भर्रा गई। वो अब भी उन्हें याद करते हैं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी जबड़े की बनावट, तुम्हारी गाल की हड्डियां, सब कुछ उनकी याद दिलाते हैं। कैटलिन की नजरें झुक गईं। आप उन्हें मुझसे ज्यादा याद करते हैं। मुझे तो उनका चेहरा भी मुश्किल से याद है। बहुत वक्त हो गया। वो धीरे से बिस्तर के पास बैठ गई और पिता के माथे पर गिरे सफेद बालों की एक लट को पीछे किया। उसकी आंखें नम हो गईं। हर बार जब मैं बाहर जाती हूं, सोचती हूं, लौटकर आऊंगी तो पता नहीं वो जिंदा होंगे या नहीं। ब्रिंडन की चुप्पी गहरी थी, लेकिन दोनों जानते थे चाहे जितनी बहसें और झगड़े हुए हों, उनके पिता और उनके भाई के बीच का रिश्ता टूटा नहीं था। कम से कम तुमने आखिरकार उनसे सुलह कर ली। कुछ देर तक कमरा खामोश रहा। फिर कैटलिन ने सिर उठाया। आपने कहा था कि आपके पास रॉब के लिए कुछ खबरें हैं। इतने में होस्टर ने नींद में कराहते हुए करवट बदली, मानो उन्होंने यह सुन लिया हो। ब्रिंडन उठ खड़े हुए। बाहर चलो। बेहतर होगा हम उन्हें जगाए नहीं। वो दोनों बाहर निकले, पत्थर की बनी उस बालकनी पर जो तीन तरफ से ऐसे फैली थी जैसे किसी जहाज की नोक। ब्रिंडन ने आसमान की ओर देखा और भौहें सिकोड़ी। अब तो दिन में भी साफ दिखता है। मेरे लोग इसे लाल दूत कहते हैं। लेकिन ये कौन सा संदेश लाया है, कौन जाने। कैटलिन ने आसमान की तरफ नजर उठाई। गहरे नीले आकाश पर एक लाल लकीर फैली थी, जैसे किसी ईश्वर के चेहरे पर किसी ने नाखून से खरोंच डाल दी हो। ग्रेट जॉन ने रॉब से कहा कि पुराने देवताओं ने नेड के लिए बदले का लाल झंडा खोला है। एडम्योर मानता है ये रिवररन की जीत की निशानी है। उसे इसमें हमारी टली रंग की मछली दिखती है, नीले पर लाल, लंबी पूंछ के साथ। उसने आह भरी। काश मेरे पास भी उनका विश्वास होता। लेकिन मेरे लिए ये लाल रंग लैनिस्टरों का रंग है। ब्रिंडन ने धीरे से सिर हिलाया। ये न तो लैनिस्टर का लाल है, ना टली का। ये तो खून है, बच्ची, जो आसमान पर बिखरा हुआ है। कैटलिन की आवाज भारी हो गई। हमारा खून या उनका? ब्रिंडन ने थककर सिर हिलाया। क्या कभी कोई जंग हुई है जहां सिर्फ एक ही पक्ष का खून बहा हो? उन्होंने गहरी सांस ली। गॉड्स आई के चारों तरफ नदी की जमीनें खून और आग से डूबी हैं। लड़ाई दक्षिण में ब्लैक वाटर तक पहुंच चुकी है और उत्तर में ट्राइडेंट पार करते हुए लगभग ट्विंस तक। मार्क पाइपर और कैरल वांस ने कुछ छोटी जीतें पाई हैं। और वो दक्षिण का नौजवान लॉर्ड बेरिक डोंडारियन, उसने तो लुटेरों पर ही हमला बोल दिया है। लॉर्ड टाइविन के चारे ढूंढने वाले दलों पर धावा बोलता है और फिर जंगलों में गायब हो जाता है। कहते हैं सर बर्टन क्रैकहॉल शेकी बघार रहा था कि उसने बेरिक को मार गिराया। लेकिन फिर जब वो अपनी फौज लेकर बेरिक के जाल में फंसा तो उसका पूरा दल मारा गया। कैटलिन को याद आया। नेड की कुछ गार्ड किंग्स लैंडिंग से उसी लॉर्ड बेरिक के साथ गए थे। खुदा उन्हें सलामत रखे, ब्रिंडन ने गंभीरता से कहा। अगर कहानियां सच हैं तो बेरिक और उसके साथ चलने वाला वो लाल पुजारी खुद को सलामत रखने के लिए काफी चालाक है। लेकिन तुम्हारे पिता के बैनरमैन की कहानियां कहीं ज्यादा दुखद हैं। रॉब को उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था।
सब तितर बितर हो गए हैं, जैसे शिकारी के डर से उड़ते बटेर। हर कोई अपनी जमीन बचाने में लगा है। और ये बेवकूफी है, कैट, सरासर बेवकूफी। जोनास ब्रैकेन अपने ही किले के खंडहरों में घायल पड़ा है, उसका भतीजा हेनरी मारा गया। टाइटस ब्लैकवुड ने अपने इलाके से लैनिस्टरों को खदेड़ दिया, मगर वो उसके हर गाय, हर सुअर, हर दाने को लूट ले गए। अब उसके पास बस रेवेंट्री हॉल बचा है और चारों तरफ जली हुई बंजर जमीन। डेरी के लोगों ने अपना किला वापस लिया, मगर मुश्किल से पखवाड़े भर टिक पाए जब ग्रेगर क्लिगेन उनके ऊपर टूट पड़ा। उसने पूरे किले के गार्ड को तलवार से काट डाला, यहां तक कि उनके लॉर्ड को भी। कैटलिन का दिल दहशत से कांप उठा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, डेरी तो सिर्फ एक बच्चा था। ब्रिंडन ने भारी आवाज में जवाब दिया, हां, और अपनी वंश की आखिरी कड़ी भी। उस लड़के से तो अच्छा खासा फिरौती मिल सकती थी, लेकिन सोने चांदी का क्या मतलब एक पागल कुत्ते जैसे ग्रेगर क्लिगेन के लिए? उसका सिर काटकर पूरे राज्य के लोगों को भेंट करना ही असली तोहफा होगा, कसम खाता हूं। कैटलिन को पता था कि सर ग्रेगर की क्रूरता की कहानियां कितनी भयानक हैं, फिर भी उसके गले में दर्द सा उठा। मुझसे सिरों की बात मत करो, अंकल। सरसी ने नेड का सिर रेड कीप की दीवारों पर भाले पर चढ़ा दिया है, कौओं और मक्खियों के लिए छोड़ दिया। आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि वो सचमुच चला गया है। कई रातें मैं अंधेरे में अचानक जाग जाती हूं, आधी नींद में, और एक पल को लगता है जैसे वो अब भी मेरे पास लेटा होगा। उसकी आवाज टूटने लगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्लिगेन तो बस लॉर्ड टाइविन का मोहरा है, क्योंकि असली खतरा, कैटलिन जानती थी, कैस्टरली रॉक का लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर ही है, वेस्ट का वार्डन, क्वीन सरसी का बाप, किंग्सलेयर जैमे और बॉने टीरियन का पिता, और नए ताजपोश बाल राजा जॉफ्री का नाना। ब्रिंडन ने गंभीरता से सिर हिलाया। सच है, और टाइविन लैनिस्टर कोई मूर्ख नहीं। वो तो हर्रेनहाल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे सुरक्षित बैठा है, हमारी फसल पर अपनी फौज को पाल रहा है, और जो नहीं ले जाता उसे आग के हवाले कर देता है। ग्रेगर अकेला शिकारी कुत्ता नहीं है जिसे उसने छोड़ा है। सर एमोरी लार्च भी मैदान में है, और एक भाड़े का सिपाही जो कोहोर से आया है, जिसे आदमी को मारने से ज्यादा शौक है उन्हें अपाहिज बनाने का। मैंने उनकी करतूतें देखी हैं। पूरे पूरे गांव जला दिए, औरतों का बलात्कार कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, बच्चों को कत्ल कर खुले में छोड़ दिया ताकि भेड़िए और आवारा कुत्ते उनके मांस को नोच सकें। ये सब देखकर तो मरे हुए भी उल्टी कर दें। कैटलिन के होंठ कांप उठे। जब एडम्योर ये सब सुनेगा तो आगबूला हो उठेगा। ब्रिंडन की आंखों में ठंडी चमक थी। और यही तो लॉर्ड टाइविन चाहता है। डर का भी अपना मकसद होता है, कैट। लैनिस्टर चाहता है हमें उकसाना, ताकि हम जल्दबाजी में उस पर टूट पड़े। कैटलिन ने चिंतित स्वर में कहा। रॉब तो जैसे उसकी यही ख्वाहिश पूरी करने को तैयार बैठा है, यहां बैठे बैठे बेचैन है। और एडम्योर, ग्रेट जॉन और बाकी सब उसे धक्का देंगे। 2 बड़ी जीतें पा चुका है। जैमे लैनिस्टर को विस्परिंग वुड में चकनाचूर कर दिया और फिर रिवरन की दीवारों के बाहर उसके बिनसिर वाले लश्कर को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसके बैनरमैन जिस तरह उससे बातें करते हैं, मानो वो कोई नया एगॉन द कॉन्करर हो। ब्रिंडन ब्लैकफिश ने अपनी घनी सफेद भौहें उठाईं। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जंग का पहला उसूल, कैट, कभी दुश्मन की ख्वाहिश पूरी मत करो। लॉर्ड टाइविन अपनी पसंद के मैदान पर लड़ाई चाहता है। वो हमें हर्रेनहाल की ओर खींचना चाहता है। कैटलिन ने धीरे से दोहराया। हर्रेनहाल। हर ट्राइडेंट के बच्चे ने हर्रेनहाल की दास्तानें सुनी थी। वो विशाल किला जिसे 300 साल पहले ब्लैक हर्रेन ने गॉड्स आई की झील के किनारे बनवाया था,
उस वक्त जब 7 किंगडम्स अलग अलग थे और नदी की जमीनों पर लोहे के द्वीपों के लोग राज करते थे। अपने घमंड में डूबा हर्रेन चाहता था कि उसके पास सबसे ऊंचा हाल और सबसे ऊंचे टॉवर हों पूरे वेस्टरॉस में। 40 साल लगे थे उस किले को खड़ा करने में। उसकी फौजें पड़ोसियों को लूटकर पत्थर, लकड़ी, सोना और मजदूर खींच लाती थी। हजारों कैदी खदानों में मर गए, कुछ स्लेज खींचते खींचते दम तोड़ते, कुछ उन 5 विशाल मीनारों पर काम करते करते सर्दियों में ठंड से जमे, गर्मियों में झुलस गए। वेयरवुड के वो पेड़ जो हजारों साल से खड़े थे, उन्हें बीम और छत के लिए काट गिराया गया। हर्रेन ने नदी की जमीनों और लोहे के द्वीप दोनों को बर्बाद कर दिया था, सिर्फ अपने सपने के लिए। आखिरकार जब हर्रेनहाल पूरा हुआ और राजा हर्रेन उसमें रहने गया, उसी दिन एगॉन द कॉन्करर किंग्स लैंडिंग के तट पर उतरा। कैटलिन को याद था, ओल्ड नैन विंटरफेल में उसके बच्चों को ये किस्सा सुनाती थी। और फिर राजा हर्रेन ने सीखा, मोटी दीवारें और ऊंचे टॉवर ड्रैगनों के सामने किसी काम के नहीं, क्योंकि ड्रैगन उड़ते हैं। ड्रैगनों की आग में हर्रेन और उसकी पूरी वंशावली भस्म हो गई। और तब से जिसने भी हर्रेनहाल को अपना घर बनाया, उस पर दुर्भाग्य ही टूटा। किला मजबूत था, पर एक अंधेरा और अभिशप्त स्थान। कैटलिन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं नहीं चाहती कि रॉब उस किले की परछाई में कोई लड़ाई लड़े, लेकिन चाचा, हमें कुछ करना ही होगा। ब्रिंडन ब्लैकफिश ने गंभीरता से सिर हिलाया। और जल्दी करना होगा, बच्ची। अब तक मैंने तुम्हें सबसे बुरी खबर नहीं बताई है। मेरे लोग जो पश्चिम की ओर भेजे गए थे, वे खबर लेकर लौटे हैं। कैस्टली रॉक पर एक नई सेना इकट्ठी की जा रही है। यह सुनते ही कैटलिन का दिल जैसे थम गया। एक और लैनिस्टर सेना। इस ख्याल ने ही उसे बीमार सा कर दिया। उसने तुरंत कहा, रॉब को यह खबर तुरंत मिलनी चाहिए। लेकिन इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा? कहां जा रहा है? सर स्टैफर्ड लैनिस्टर। ब्रिंडन ने नदी की ओर देखा। उसकी लाल और नीली चादर हवा में लहरा रही थी। कैटलिन ने थोड़े तंज भरे स्वर में पूछा, फिर कोई और भतीजा? लैनिस्टर घराना तो वाकई बहुत बड़ा और उपजाऊ है। ब्रिंडन ने तुरंत सुधारा, नहीं, भतीजा नहीं, कजिन। वो लॉर्ड टाइविन की दिवंगत पत्नी का भाई था। मतलब दोहरी रिश्तेदारी। एक बूढ़ा आदमी है, थोड़ा सुस्त सा भी, लेकिन उसका बेटा है सर डेवन, और वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। कैटलिन की आंखों में चिंता की झलक थी। तो चलो यही दुआ करें कि ये सेना पिता के हाथ में रहे, बेटे के नहीं। ब्लैकफिश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, फिलहाल हमारे पास वक्त है। जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वे ज्यादातर किराए के तलवारबाज होंगे, आजाद सवार और लैनिस्पोर्ट के गली कूचों से उठाए गए कच्चे लड़के। सर स्टैफर्ड को उन्हें हथियार देना होगा, उन्हें ड्रिल करानी होगी, उसके बाद ही वो युद्ध का जोखिम ले पाएगा। और याद रखना, टाइविन कोई किंग्सलेयर नहीं है। वो बेवकूफी में आगे नहीं बढ़ेगा। वो धैर्य से इंतजार करेगा, तभी हर्रेनहाल की दीवारों से बाहर निकलेगा जब स्टैफर्ड अपनी सेना लेकर चलेगा। कैटलिन ने धीमे स्वर में कहा, जब तक। ब्रिंडन ने उसकी ओर देखा। जब तक क्या? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तक उसे हर्रेनहाल छोड़ने पर मजबूर न होना पड़े, किसी और खतरे का सामना करने के लिए। ब्रिंडन ने उसे ध्यान से देखा, फिर गहराई से बोला, लॉर्ड रेनली। कैटलिन ने सिर उठाकर कहा, किंग रेनली। अगर उसे उसकी मदद मांगनी होगी, तो उसे वही उपाधि देनी होगी जो उसने खुद के लिए चुनी है। ब्लैकफिश की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी, होठों पर हल्की मुस्कान। शायद, लेकिन याद रखना, वो भी कुछ चाहेगा। कैटलिन ने कड़वाहट से कहा, वो वही चाहेगा।
जो हर राजा चाहता है। निष्ठा, उसकी सलामी। और इस तरह जब नदियों की सरसराहट और हवा की ठंडी लहरें चारों ओर गूंज रही थी, कैटलिन और ब्लैकफिश समझ गए थे कि असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लैनिस्टर सेना पश्चिम में बढ़ रही थी, टाइविन अपनी चालें बुन रहा था, और दूसरी ओर रेनली अपनी खुद की महत्वाकांक्षा के साथ खड़ा था। आगे की राह आसान नहीं थी, पर जो कुछ भी होने वाला था वो वेस्टरोस की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, इस कहानी का ये हिस्सा यहीं खत्म होता है। आपको क्या लगता है, रॉब के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बनेगा? टाइविन, रेनली या फिर कोई और? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और अगले भाग का इंतजार कीजिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है।